तो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम जो लास्ट ईयर ज्योग्राफी जीएस पेपर 1 के अंदर क्वेश्चन आया था कि व्हाई इज द वर्ल्ड टुडे कन्फ्रंटेड विद द क्राइसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ एंड एक्सेस टू फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। तो देखो मेन बात क्या है कि वाटर, इसमें थीम क्या आ रही है, वाटर। ठीक है, अब आप पिछले 2-3 साल के पेपर उठाना, या तो ग्राउंड वाटर क्राइसिस, ठीक है, या वाटर क्राइसिस, या फ्रेश वाटर क्राइसिस, मतलब या फिर अर्बन एरियाज के अंदर वाटर क्राइसिस, तो वो थीम रिपीट हो रही है। पीवाईक्यू देखने का ये फायदा होता है आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहे प्री के हो चाहे मेंस के हो, कि किस एरियाज में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो वाटर उसका एक थीम है। तो वाटर का चाहे करंट में क्वेश्चन आए आपका, ठीक है, न्यूज़पेपर में आए, या कोई क्लास में पढ़ा रहा है, या कोई ग्राफ आया है, कोई मैप आया है, कोई टेबल आई है, वो आपको नोट करना है, क्योंकि वो आपको डेपिक्ट करने में हेल्प करेगा कि कैसे आप उसको बेटर प्रेजेंट करोगे अपने आंसर को। 2-3 बातें हो रही है इसमें, 1-2 पॉइंट ऐसे आएंगे कि जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुके हैं। श्रिंकिंग ऑफ फ्रेश वाटर लेक्स का क्वेश्चन आ चुका है प्रीलिम्स में कि ये लेक श्रिंक हो रही है, वो पॉइंट यहाँ पे यूज हो रहा है। तो इसमें काफी चीजें आप देखना, इंटरलिंकिंग होता है। कई क्वेश्चन जो प्रीलिम्स से पूछे जाते हैं ना, उनका मेंस में क्वेश्चन बन जाता है। कई टॉपिक जो मेंस में आते हैं उनसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन जाता है। तो यूपीएससी के पीवाईक्यूज वो तो आपको अच्छे से करने ही करने हैं। तो उससे 2-3 चीजें होती है। एक तो आपको पता चलता है यूपीएससी किस एरिया से क्वेश्चन पूछता है। सिलेबस मैंने आपको याद कराई दिया है ना, तो एक तो सिलेबस इंपॉर्टेंट होता है कि वहां से क्वेश्चन आएंगे। दूसरा आपका सोर्स होता है, वो होता है पीवाईक्यूज। ओवर द टाइम रोज थोड़े थोड़े कभी डिस्कस करते करते मैं आपको पीवाईक्यू भी कराता रहूंगा। सोसाइटी का सर करवा ही रहे हैं, ठीक है, ऐसे सब्जेक्ट टीचर अपना अपना कराएंगे, कुछ मैं आपको रैंडम मैं भी कराता रहूंगा। तो उससे क्या रहेगा, तुम्हें 2-3 बातें पता चलेंगी। एक तो कौन सी थीम पे हमें एम्फेसाइज करना है। दूसरा क्या पता चलेगा कि यूपीएससी की लैंग्वेज क्या होती है क्वेश्चन की, ठीक है ना। अब जो भी इस लैंग्वेज से आप हो जाओगे कि व्हाई इज द वर्ल्ड टुडे कन्फ्रंटेड विद द क्राइसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ एंड एक्सेस टू फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, इसमें क्या चीज आपको अलग लग रही है वो बताएगा। मैं क्यों लैंग्वेज पे एम्फेसाइज कर रहा हूँ इसमें। यूपीएससी मतलब इतना सिंपल नहीं कि बताओ। हाँ देखो, इसमें जो मैंने चीज ऑब्जर्व की ना, ये सब बातें कॉमन है। क्राइसिस क्राइसिस तो सबको पता है। इसने इसने 2 कंपोनेंट पूछ लिए, अवेलेबिलिटी ऑफ एंड एक्सेस टू। ये आइडेंटिफाई करना है आपको कि अवेलेबिलिटी भी बतानी है और एक्सेस भी बताना है। ये दोनों चीजें अलग अलग होती है कि अवेलेबल है फिर भी, पर फिर भी वो एक्सेस नहीं कर पा रहा। डिफरेंट चीज होगी ना। मे बी उसके पास इतना इकोनॉमिक रिसोर्स नहीं है, मे बी कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, उसको जाने नहीं दे रहे। तो इनको सेम मत कर लेना बस। जो कई बच्चों को अवेलेबिलिटी एक साथ ही लिख दिया, बट दे आर डिफरेंट थिंग। इसीलिए वो लैंग्वेज पता होना चाहिए आपको। मैंने जब ये क्वेश्चन पढ़ा था तो मैंने इसको दोनों पार्ट को सेपरेट किया। आप आंसर में देखोगे अभी कि भाई अवेलेबिलिटी के क्या कारण है, ना अवेलेबिलिटी होने के, और एक्सेसिबिलिटी के क्या कारण आ रहे हैं। तो ये ऐसे आप लैंग्वेज पकड़ते हो यूपीएससी की भी क्या पूछ रहे हैं। अगर जो बच्चा एक ही समझ के लिख देगा तो उसके तो मार्क्स फिर कम ही आएंगे कंपेरेटिवली। तो ये आपने क्वेश्चन समझ लिया अच्छे से। पहले क्वेश्चन पढ़ते ही आपको अंडरलाइन करना है व्हाई इज द वर्ल्ड। और दूसरी बात क्या है, कई लोग इसको इंडिया में लिखाएंगे बस। क्वेश्चन क्या है, वर्ल्ड का, वो इंडिया में लिखाएंगे बेंगलुरु, ठीक है, आपके रूरल एरिया, उससे इंडिया से बाहर नहीं जा पाएंगे वो, ठीक है ना। तो ये वर्ल्ड का क्वेश्चन आ गया पहली बात। तो क्राइसिस की बात कर रहा है, अवेलेबिलिटी ऑफ एंड एक्सेस टू, 2 पॉइंट ये बनेंगे, ठीक है, वर्ल्ड का बात। और किसकी बात हो रही है, फ्रेश वाटर की। अब कई कोस्टल एरिया मरीन वाटर भी लिखाएंगे, तो वो बात हो रही है फ्रेश वाटर की। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को समझना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आज से जब तुम आंसर राइटिंग, क्यों मैं सर को एम्फसाइज कर रहा हूँ, उनको कराओ, प्रैक्टिस कराओ, क्योंकि आंसर राइटिंग आपको आईएएस बनाएगा। बाकी तो सब चलता ही रहेगा, क्योंकि मेन जो सब मेंस के मार्क्स जुड़ने हैं, ठीक है ना, उस पर आपको बहुत अच्छे से काम करना है। इसलिए मेहनत कर रहे हैं आपके साथ ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है उसकी अंडर, पहला जो स्टेप भी है, कल मैं बोर्ड भी लगवा दूंगा आपके लिए बाहर, आंसर राइटिंग में क्या क्या काम करना है। पहला जो स्टेप है वो है अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। ये समझनी है आपको कि डिमांड समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैंने कितने अभी लेक्चर का, मैंने शायद काफी टाइम मैंने इस क्वेश्चन पे बात कर रहा हूँ, तो मैं आंसर में तो आया नहीं, क्योंकि डिमांड समझ रहा हूँ मैं क्या है डिमांड। 1-2 बार आप समझने लग जाओगे ना, फिर लिखने लग जाओगे, फिर दिक्कत नहीं आएगी। शुरू में थोड़ा टाइम दो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपना ज्यादा टाइम लगाओ क्वेश्चन। अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया और उसको ब्रेक कर लिया, स्ट्रक्चर तो अपना बन जाएगा आपका। जब हम रैंडम लिखते हैं ना तब दिक्कत होती है। अब मैंने ब्रेक कर लिया, मेरे को पता है मेरे को 2 पॉइंट तो लिखने पड़ेंगे, ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ एंड एक्सेस टू, तो मेरा अपने आप कंपोनेंट में डिवाइड होगा। एक मैं इंट्रोडक्शन लिखूंगा, एक कंक्लूजन लिखूंगा, बात बन जाएगी मेरे, तो अपने आप हो गया। तो पहला आप क्या करोगे, डिमांड देखोगे और उसको अंडरलाइन करोगे या बॉक्स बनाओगे कि मेरे को एड्रेस करना है। फिर दूसरा काम आपको क्या करना है, आपको स्ट्रक्चर फॉलो करना है इसका। स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, 1-2-3 चीज करेंगे। एक उसका इंट्रोडक्शन होएगा, एक उसकी बॉडी होएगी,
और एक उसके कंक्लूजन होएगा। ये सबको करना है हर एक क्वेश्चन के अंदर। कोई बच्चे कई बार इंट्रोडक्शन बॉडी लिखते हैं, कंक्लूजन लिखते ही नहीं है। कंक्लूजन या वे फॉरवर्ड, या तो कंक्लूजन लिखोगे या वे फॉरवर्ड। ऐसे क्वेश्चन जो प्रॉब्लमेटिक है उनमें आप लिखोगे वे फॉरवर्ड की ये प्रॉब्लम थी, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन जिनको समराइज करना है उसमें आप कंक्लूजन कर सकते हो, या आप कंक्लूड भी कर रहे हो, टाइम कम है तो उसमें भी कुछ पॉजिटिव मेजर दिखाओ कि इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम में सिविल सर्विस सबको पता है प्रॉब्लम हो रही है, सिविल सर्वेंट्स का काम है उसको सॉल्व करना। तो आपके आंसर में, आपके एसे में उसे रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए आंसर में, आंसर और ना उसके अंदर एसे के अंदर पॉजिटिविटी कि हाँ भाई ये दिक्कतें हैं, इसके लिए गवर्नमेंट ये कर रही है, फर्दर ये कर सकते हैं। अब देखो, द वर्ल्ड इज करंटली फेसिंग अ सिग्निफिकेंट क्राइसिस कंसर्निंग बोथ अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सेस टू द फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। दिस क्राइसिस ड्रिवन बाय द, अब चाहो तो ये पार्ट भी चाहे नहीं लिखते ना तो भी काम चल जाता, ठीक है ना, बड़ा उसको ना लिखो कोई बात नहीं, आप सीधा लिख सकते हो कि द फ्रेश वाटर क्राइसिस इज ड्रिवन बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर इंक्लूडिंग। तभी मैं तुम्हें कहता हूँ कि इंट्रोडक्शन जो होना चाहिए 2 या 3 लाइन का होना चाहिए, ठीक है। ये तो मैं बॉडी में ले लूंगा कि अवेलेबिलिटी ऑफ एंड एक्सेस टू द क्राइसिस ऑफ फ्रेश वाटर इज ड्रिवन बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, क्लाइमेट चेंज, pollution, over extraction of water, deforestation, urbanization, inefficient agriculture practice and ecosystem degradation। एक होलिस्टिक आपने बता दिया कि जो फ्रेश वाटर क्राइसिस हो रहा है वर्ल्ड में इन कारण के कारण हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब मैंने कहा आप उसको 2 में डिवाइड करोगे, क्राइसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी है वो क्या है, उसका क्राइसिस क्यों है। तो पहला कारण क्या है कि जोग्राफिकल डिस्पैरिटी, कई जगह पे पानी है कई जगह पे पानी नहीं है। तो पहला कारण क्या आ गया, जोग्राफिकल डिस्पैरिटी। ये जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ ना, अब इनको अगर याद कर लो, फिर अगर और कोई वाटर का क्वेश्चन आता है उसमें भी ये पॉइंट यूज हो जाएंगे। इसलिए पीवाईक्यू करने का फायदा है। ये क्वेश्चन कहीं भी आगे और कोई वाटर है, जोग्राफिकल डिस्पैरिटी तो कहीं भी यूज कर सकते हो आप, फिर आप उसको। तो मैनी कंट्रीज इन द मिडल ईस्ट नेचुरली हैव लेस, तो उनके पास ऑलरेडी अवेलेबिलिटी नहीं है, मिडल ईस्ट में कंट्रीज है, ठीक है, तो उनके पास पहले ही पानी की अवेलेबिलिटी कम है, इसीलिए क्या हो रहा है, फ्रेश वाटर का क्राइसिस हो रहा है। लेस टू द फ्रेश वाटर ड्यू टू एरिड क्लाइमेट लीडिंग टू द सिग्निफिकेंट डिस्पैरिटीज इन वाटर अवेलेबिलिटी, एग्जांपल मिडल ईस्ट। अब बात समझो, नॉर्मली हम वाटर क्राइसिस को सीधा डाल देंगे ह्यूमन के ऊपर कि लोग ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं इसलिए वाटर क्राइसिस हो रहा है, लेकिन जो ब्रॉड होगा, ब्यूरोक्रेट होगा, वो सारे स्टेक होल्डर्स को देखेगा, भाई कुछ नेचुरल फैक्टर्स भी हैं फिर कुछ ह्यूमन फैक्टर भी हैं। तो पहला मैंने नेचुरल फैक्टर डाला है कि जोग्राफिकली वो एरिड रीजन है तो उनके पास अवेलेबिलिटी पहले ही कम है पानी की। और दूसरा पेपर 1 के अंदर आया क्वेश्चन, तो हम जोग्राफिकल एंगल भी डाल लेंगे। हर पेपर के अपने कीवर्ड्स हैं, सोसाइटी के क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप कितने वर्ड सीखे सोसाइटी के, मल्टीकल्चरल, एथनिसिटी, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, है ना, कास्ट सिस्टम, तो तुम वही वर्ड तो डालोगे। अब ज्योग्राफी के अंदर है तो डालोगे ना कि ज्योग्राफिकल डिस्पैरिटी है अलग लेवल की। तो ऐसे तुम्हारे मार्क्स अरेंज होंगे। सेकंड आप लिखोगे पॉपुलेशन। जब मैं आपको ज्योग्राफी में मैंने पढ़ाया था वाटर मान लो तो आप सिलेबस से लिंक कर, पॉपुलेशन मैंने पढ़ाया आपको, तो जो सिलेबस होता है ज्योग्राफी का उससे भी आप फैक्टर ड्राइव कर सकते हो। तो अगला क्या है, पॉपुलेशन। इंडियाज रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन हैज लेड टू इंक्रीज डिमांड, जितनी पॉपुलेशन ज्यादा होगी उतना डिमांड करेंगे, फिर वाटर की शॉर्टेज। मैं कह रहा हूँ ये अंदर वाले पॉइंट तो आप लिख ही लोगे, एक्सप्लेनेशन में दिक्कत नहीं आती लोगों को, अगर आपने पॉइंट रिकॉग्नाइज कर लिए तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए भाई ज्योग्राफी का क्वेश्चन है तो ज्योग्राफी का सिलेबस मेरे दिमाग में है, मैं फैक्टर ढूंढूंगा। पहले तो कुछ ज्योग्राफिकल फैक्टर दे दिए, क्लाइमेट, क्लाइमेटोलॉजी आता है, एरिड है क्लाइमेट तो वहां पे पानी कम होगा। दूसरा फैक्टर देखा आपने पॉपुलेशन। ये अपने दिमाग में बना लो, आदत बना लो कि ऐसे मेरे को, इसलिए सिलेबस याद कराता हूँ, ऐसे सोचना है मेरे को, ठीक है। अगला क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज। ये भी हम ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट पढ़ते हैं। तो क्लाइमेट चेंज के कारण कई जगह पे क्या आ रहा है, ड्राउट्स आ रहे हैं, तो फिर उनके फिर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कम हो गया। अब क्योंकि वर्ल्ड का क्वेश्चन था इसलिए मैंने कैलिफोर्निया का एग्जांपल दिया है, सारे इंडिया का एग्जांपल नहीं दे सकते। क्वेश्चन मैंने मार्क किया था ना, वर्ल्ड मार्क किया था। California has experienced severe droughts linked to climate change, which have altered the rainfall patterns and reduced the availability of, क्योंकि यहाँ सारी बात किसी करूंगा अवेलेबिलिटी की, एक्सेस की, एक्सेस की बात करेंगे हम सेकंड पार्ट में। अगला क्या है, पोल्यूशन। अब आओ पोल्यूशन पे, ठीक है ना, कि इंडस्ट्रीज हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, उनसे पोल्यूशन हो रहा है, तो जो अवेलेबल रिसोर्स था वो भी क्या हो गया, खराब हो गया, तो उसकी अवेलेबिलिटी भी कम हो गई, ठीक है। पोल्यूशन हो गया, इसमें सब होगा, जैसे गैंजेस रिवर हो गया, फिर आप चाहे कानपुर का एग्जांपल है तो इंडस्ट्रीज है पोल्यूट कर देती है तो अवेलेबिलिटी वाटर को कम कर देती है पोल्यूशन। ओवर एक्सट्रैक्शन, देखो मैंने 5th नंबर पे लिखा ओवर एक्सट्रैक्शन, और जनरली आप आंसर लिखवाना बट वो फर्स्ट पॉइंट पे ओवर एक्सट्रैक्शन लिखेंगे। तो जो हमारा 5th पॉइंट है उसके ऊपर तो हम खेल चुके बहुत ज्यादा, ज्योग्राफी के 4 पॉइंट दे चुके, तो एग्जामिनर को लगेगा यार ठीक है, सीधा वुमेन को ब्लेम नहीं कर रहा, एक उसने होलिस्टिकली समझा प्रॉब्लम को, ये फर्क आता है। जो हम जनरल बात करते हैं वही लिखाते हैं, लेकिन तुम्हारा मैं पर्सपेक्टिव चेंज कर रहा हूँ,
तुम्हारा लिखने का तरीका चेंज कर रहा हूँ, तब तुम एक ब्रॉड भी लिखोगे, तब तुम एज मिलेगी बाकी बच्चों से। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं भी लिखवा, तुम भी याद से लिखो, और एक्सप्लॉइटेशन पॉल्यूशन पहले पे आते। ज्योग्राफी तुम, अब तुम समझ गए यार, क्वेश्चन ज्योग्राफी का था, मैं पहले ज्योग्राफी का सिलेबस ढूंढूंगा, वहां से 3 पॉइंट जनरेट करूंगा, फिर जनरल पॉइंट लिखूंगा। मतलब जो लोगों के प्रीमियम पॉइंट है वो तुम्हारे जनरल पॉइंट है, अदर्स में आ रहे हो तो प्रीमियम पॉइंट है, तुम और कुछ लिख के आ रहे हो, तब लेवल उठेगा ना तुम्हारा। ठीक है, ये अप्रोच तुम्हें हर एक में लगानी। अभी तुम ये अप्रोच लगा रहे हो सोसाइटी में, अब ज्योग्राफी का थोड़ा मैं बताता हूँ, फिर अब एथिक्स स्टार्ट होगा तो एथिक्स में, हर सब्जेक्ट में तुम अप्रोच लगाओगे अपने, तब तुम उसमें सारे स्पेशलाइज होगे। पढ़ाने को तो सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता हूँ, क्यों, मैं एक्सपर्ट से पढ़वा रहा हूँ तुम्हारे, वो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट है सारे, है ना। गजेंद्र सर अब करवा रहे हैं सोसाइटी, मोनिश सर आएंगे वो एथिक्स के हैं, तो वो अपनी फील्ड के जो एक्सपर्ट होता है, कॉपी भी वैल्यूएट वही करेंगे, चेक भी वही कर रहे हैं, तो उन्हीं का फायदा होता है। मेंटरशिप भी वो अलग कर, ओवरऑल मैं करता हूँ, हर एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक वो करते हैं, तो ताकि वो टर्म्स तुम्हारे दिमाग में आ जाए। ओवर एक्सट्रैक्शन हो गया। अब देखो उसके बाद मैंने क्या बना दिया, एक मैप बनाया आपका। द एक्सटेंसिव वाटर डाइवर्जन for irrigation has led to the drastic shrinkage of the Aral Sea, depleting this freshwater resource and devastating the local ecosystem and economy। देखो ये क्या हो रहा है, एक समझो ये बात को, ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ रहा था। बहुत सारी जो आपकी, जैसे मान लो ये लेक है, ठीक है, जैसे अरल सी है, ठीक है, एक रिवर आ रही है, जैसे अमू दरिया, सिर दरिया, मान रिवर आ रही है, ठीक है ना। अब इस रिवर का पानी आपने क्या किया, पहले तो नॉर्मल यूज कर रहे थे, अब आप इसको ओवर एक्सट्रैक्ट करने लगे, ज्यादा एक्सट्रैक्ट करने लगे आप, ठीक है। तो क्या हुआ, आपने यहाँ पे डैम बना दिया, उसको उधर पानी निकाल के इरिगेशन के लिए, इंडस्ट्री के लिए, अर्बन एरियाज के लिए यूज कर, इसका भी पानी यूज करने लगे, ओवर एक्सट्रैक्शन हो गया। तो इसमें क्या होगा, सप्लाई वाटर की कम हो जाएगी, अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, और ये लेक क्या करेगी, श्रिंक, धीरे धीरे श्रिंक करने लग जाएगी ना। तो ऐसी बहुत सारी लेक्स हैं जो वर्ल्ड ओवर क्या हो रही है, श्रिंक हो रही है, बिकॉज ऑफ द ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ द वाटर। या इस लेक से ही आपने बहुत सारा पानी ओवर एक्सट्रैक्ट कर लिया, तब भी श्रिंक कर जाएगी, अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये प्री के अंदर क्वेश्चन आ रखा था, श्रिंकेज ऑफ लेक से अलग अलग पूछा हुआ है, एक दो साल, 2-3 बार पूछा हुआ है, ठीक है। तो ओवर एक्सट्रैक्शन क्या हो रहा है, देयर इज अ श्रिंकेज ऑफ लेक्स। अब देखो इसमें, अब मैंने आपको एक ऐप बना दिया, ठीक है। तो अगर आपकी कॉपी में एक मैप भी आ रहा है तो एग्जाम्पल को लगेगा बच्चे ने एक्स्ट्रा एफर्ट किया है, इसको आधा नंबर और दो। क्योंकि पहला जो क्वेश्चन मैंने एक पहले डिस्कस किया था, वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, उसमें मैंने क्या किया था, पूरे वर्ल्ड का एक क्वेश्चन का मैप बनाया था। उसमें पूछा हुआ था कि वर्ल्ड में जो क्लाइमेट चेंज के कारण कहाँ कहाँ पे फूड इनसिक्योरिटी हो रही है, ठीक है। तो मैंने वर्ल्ड में अलग अलग जगह पे दिखा दिया, भाई यहाँ पे ये दिक्कत आ रही है, यहाँ पे ये दिक्कत आ रही है। इसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए बनाया है, और पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे क्या है, श्रिंकेज ऑफ फ्रेश वाटर सिस्टम। तो किसका है ये, श्रिंकेज ऑफ वाटर बॉडीज अक्रॉस द वर्ल्ड। तो आप पूरे क्वेश्चन का भी बना सकते हो और एक पर्टिकुलर पॉइंट का मैप बना सकते हो। अब कहाँ पे हो रहा है, जो ग्रेट सॉल्ट लेक है यूएसए के अंदर, और कहाँ पे हो रहा है, अरल सी, और कहाँ पे हो रहा है, लेक उर्मिया, डेड सी, और लेक चाड, अफ्रीका। अब अलग अलग सीज होगी, ये क्वेश्चन प्री में भी आ चुके हैं, ठीक है, डेड सी और इन सबके। और आपको पता भी चल रहा है कि उनमें से पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स आर श्रिंकिंग, तो ये आपको वैसे पता चल जाएगा। और मैंने यहीं पे इसके रीजन लिख दिए, ताकि मेरे को वहां पे एक्सप्लेन ना करना पड़े कि जो ग्रेट सॉल्ट लेक है उसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज वाटर यूसेज फॉर द एग्रीकल्चर एंड अर्बन डेवलपमेंट। यहाँ पे जो पानी कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हो, अर्बन डेवलपमेंट के लिए और एग्रीकल्चर के लिए। अरल सी में क्या हो रहा है, एक्सटेंसिव वाटर डाइवर्जन फॉर एग्रीकल्चर। उर्मिया लेक में क्या हो रहा है, डैमिंग ऑफ द रिवर्स एंड क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज के कारण और रिवर को डैम किया जा रहा है, तो पानी कम आ रहा है इसके अंदर, तो उसका भी श्रिंकेज हो रहा है। डेड सी के अंदर क्या हो रहा है, डाइवर्जन ऑफ जॉर्डन रिवर। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है प्री में, कि कौन सी रिवर जहाँ पे फीड कर रही है इसको, डेड सी को, तो जॉर्डन रिवर आ गई, तो उसका डाइवर्जन कर दिया फॉर द इंडस्ट्रियल यूज। लेक चैड में क्या हो रहा है कि बारिश कम हो रही है, ओवर एक्सट्रैक्शन हो रहा है, और क्लाइमेट चेंज के कारण ही हो रहा है। अगली बार मेंस में क्वेश्चन क्या आ सकता है, कि जो वर्ल्ड की ओवर द देयर इज अ फ्रेश वाटर लेक्स दैट आर श्रिंकिंग, डिस्कस। तो फिर आप बता दोगे भाई ये आपने यही एग्जांपल यूज करना, इनको आंसर में लिख देना आपने। ऐसे उस थीम को यूटिलाइज करना है, प्री में भी आ सकता है, मेंस में आ सकता है। हो रहा है कुछ फायदा, चलो। The shrinkage of water bodies has affected millions of people who depend on the lake for their livelihood। अब सोचो, हम क्या बात करते हैं ज्योग्राफी में, साइंस में, एक ह्यूमन एंगल देंगे, ठीक है ना। तो हमने ह्यूमन एंगल क्या दिया इसमें, यार वो लेक तो श्रिंक हो रही है, पर उसके साथ साथ जो आसपास के लोग हैं उनकी लाइवलीहुड तो खराब होगी ना, वो एग्रीकल्चर कर पा रहे हैं, ठीक है, ना उनको वाटर मिल रहा है। फिर उससे क्या होगा, माइग्रेशन होगा, दूसरी जगह पे जाएंगे, उनके घर उजड़ जाएंगे,
तो हमने इसको ह्यूमन एंगल जरूर देना है, ठीक है। तो इसलिए क्या कह दिया कि इन श्रिंकिंग ऑफ लेक्स आर पीपल हु डिपेंड ऑन द लेक फॉर देयर लाइवलीहुड लीडिंग टू द पॉवर्टी माइग्रेशन कन्फ्लिक्ट्स और डिविडलिंग वाटर। अगर पानी रिसोर्स कम होगा तो फिर कन्फ्लिक्ट्स भी होंगे। तो आपने इसको अगेन ह्यूमन एंगल दे दिया। तो एक बात और अपने याद रखना है आपको, अपने आंसर्स में ह्यूमन एंगल देना है। अरे कॉपी बंद करके बैठो ऐसे ही, भाषण सुनना है मेरा? पता नहीं, 4-5 बातें लिखते तो फिर फायदा होता ना इसका। टाइम निकल जाएगा ऐसे ही, लिख लो, लिखो, पैक करके बैठ के पता नहीं कौन क्या कहा जा रहा है। डिफोरेस्टेशन एंड लैंड यूज। अगर फॉरेस्ट होते हैं तो पानी एब्जॉर्ब करते हैं वो, ठीक है ना। अब फॉरेस्ट ही काट दोगे सारा पानी रन ऑफ में बह जाएगा। डिफोरेस्टेशन इन द अमेजन बेसिन हैज डिसरप्टेड द नेचुरल वाटर साइकिल। सोचो हम एनवायरमेंट में वाटर साइकिल करवाया था मैंने, याद है ना, वो वहां पे यूज हो रहा है, तो उसका डिस्ट्रप्शन हो रहा है। रिड्यूस द ग्राउंड वाटर रिचार्ज एंड इंक्रीज द सरफेस रन ऑफ। ये मैं कह रहा था कि पहले अगर फॉरेस्ट होते हैं तो पानी अंदर जाता है डीप, ठीक है ना। अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे, समझाया भी था मैंने, तो क्या होता है, इरोजन भी जाता है और पानी सारा बह जाता है। तो उससे क्या होगा, फिर अगेन ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। सारे पॉइंट से बता रहा हूँ अवेलेबिलिटी के। तो डिफोरेस्टेशन एंड लैंड यूज चेंज। अगला है अर्बनाइजेशन, और इसमें भी एग्जांपल दे रहे हैं। यहाँ पे अमेजोन का एग्जांपल दिया है, ऊपर कैलिफोर्निया का दिया था, इंडिया का दिया था, अलग अलग कंट्री के एग्जांपल दे रहे हैं। तो एक बात मैं तुम्हें बार बार कहता रहता हूँ, नोट्स बनाते हो कि सब्सटेंशिएट करो एग्जांपल के साथ, यही हमें आंसर में करना है। मैक्सिमम आर्ग्यूमेंट्स को सब्सटेंशिएट करो एग्जांपल के साथ। एक चीज और सिखाऊंगा आज, अभी इसमें अप्लाई नहीं हो रही है लेकिन वो देख अभी जाता हूँ। अगला है अर्बनाइजेशन। रैपिड अर्बनाइजेशन इन सिटीज लाइक केप टाउन। अभी केप टाउन काफी पानी सूख गया था, न्यूज में था। तो न्यूज को ऐसे यूज करना है, क्योंकि अर्बन एरिया है केप टाउन, तो वहां पे क्या हो गया, आपका पानी सूख गया था वहां पे, ठीक है ना। रैपिड अर्बनाइजेशन इन सिटीज लाइक केप टाउन मेक्सिको सिटी हैज इंक्रीज वाटर डिमांड एंड रिड्यूस द अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल वाटर रिसोर्स लीडिंग टू द सिग्निफिकेंट वाटर शॉर्टेजेस। नेक्स्ट इज द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ग्रीन रेवोल्यूशन बेल्ट ऑफ इंडिया, जहाँ पे हम ओवर एक्सट्रैक्शन कर रहे थे ग्राउंड वाटर का, ठीक है ना। मान लो राइस यहाँ की क्लाइमेटिकली सुटेबल है ही नहीं, लेकिन हमने यहाँ पे बीज इंट्रोड्यूस कर दिए आइल्डिंग वैरायटी, तो हम यहाँ पे राइस उगाने लगे हरियाणा पंजाब में। अब उसके लिए पानी भी चाहिए होगा, तो हमने क्या किया, ओवर एक्सट्रैक्शन किया वाटर का, तो उसकी अवेलेबिलिटी कम होगी। अब आपने एग्रीकल्चर का एंगल भी डाल दिया। एग्रीकल्चर भी सिलेबस का पार्ट है, ज्योग्राफी का, अर्बनाइजेशन भी ज्योग्राफी का पार्ट है, डिफोरेस्टेशन भी, सारे सिलेबस के पॉइंट आपने डालने इसमें। तो सिलेबस के पॉइंट से भी आप पॉइंट जनरेट कर सकते हो अपने आंसर में। अब आओ क्राइसिस ऑफ असेस टू फ्रेश वाटर। पहले हम किसकी बात कर रहे थे, अवेलेबिलिटी की। अवेलेबल ही नहीं है, तो अवेलेबल कैसे, मतलब अवेलेबिलिटी कम है कैसे। एक तो ज्योग्राफिकल रीजन बताया आपने कि क्लाइमेट कई जगह पे एरिड है तो वहां पे वैसे कम है। दूसरा क्या बताया था, पॉपुलेशन, कई जगह पे इंडिया जैसे पॉपुलेशन ही बहुत ज्यादा, डिमांड बहुत ज्यादा होगी। फिर तीसरा आपने क्या बताया था, क्लाइमेट चेंज, की क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके कारण फिर रेनफॉल पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा है, तो उसका ड्राउट्स आ रहे हैं, ठीक है, जैसे कैलिफोर्निया का एग्जांपल दिया आपने। और फिर उसके फोर्थ क्या बताया था, पोल्यूशन बताया आपने, ठीक है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हो गया। फिफ्थ क्या बताया था, ओवर एक्सट्रैक्शन हो रहा है, श्रिंकेज हो रही है लेक्स उसके कारण, फिफ्थ हो गया। सिक्स, फिर सिलेबस क्या गया आगे हमारे पॉइंट, और क्या था, सिक्स में देखो डिफोरेस्टेशन है ना, सेवंथ में अर्बनाइजेशन, और एट्थ में आपका एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, ग्रीन रेवोल्यूशन बेल्ट ऑफ इंडिया, ओवर एक्सट्रैक्शन वाटर का हो रहा है, तो इसके कारण क्या हो रहा है, फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी कम हो रही है। अब देखते हैं, अवेलेबल तो है, मान लो यहाँ पे है, पर एक्सेस नहीं कर पा रहे हम उसको, मतलब अवेलेबल है फिर भी एक्सेस नहीं हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सेसिबिलिटी। अगला क्या है, क्राइसिस ऑफ एक्सेस टू फ्रेश वाटर, की एक्सेस क्यों नहीं है। पहला है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स। मैनी कंट्रीज इन सब सारन अफ्रीका फेस द चैलेंजेस विद इनइक्विटेबल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। एक तो सारा रीजन है, पता है सारा, देख लो एक बार, देखो ये अफ्रीका है, ठीक है, ये सारा रीजन हो गया आपका, ऊपर वाला जो है ना, थोड़ा और ऊपर करना पड़ेगा इसको, तो ये सारा रीजन है, ठीक है। फिर जो नीचे का रीजन आता है, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं पूरे को, नीचे वाले को सब सारा। तो सारा के नीचे वाला सब सारा रीजन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, मैनी कंट्रीज इन द सब सारान अफ्रीका फेस द चैलेंजेस विद इनइक्विटेबल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, पुअर वाटर मैनेजमेंट एंड लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो लीडिंग टू द लिमिटेड एक्सेस टू फ्रेश वाटर। एग्जाम्पल सब सारान अफ्रीका। मान लो कि एक बहुत दूर वाटर बॉडी पड़ी है, कोई है वाटर बॉडी है, और उस दूसरे क्या है, गांव बसे हुए हैं, पर उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, पाइपलाइन ही नहीं है, अवेलेबल तो है पर एक्सेसिबिलिटी नहीं आ रही।
तो कुछ इकोनॉमिक रीजन हो सकता है, कुछ पॉलिटिकल रीजन हो सकता है, क्या पता गवर्नमेंट वहां पे डेवलप ना कर रही हो, क्या पता वहां पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा हो। तो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रीजन के कारण अवेलेबल तो है वाटर पर एक्सेस नहीं हो पा रहा है उनका, एक तो ये रीजन हो गया। अगला क्या कह रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंसी, वही आ गया, ठीक है। इन मुंबई अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन द इनफॉर्मल सेटलमेंट with the limited access to clean water due to inadequate water infrastructure. Water supply system in these areas are often outdated and many residents rely on public taps or water tanks which can be unreliable and insufficient to meet the daily needs. अब मान लो एक जगह पे मुंबई में चौल में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, ठीक है, टैप कनेक्शन में इतना पानी आ ही नहीं रहा, अब वो टैंकर पे डिपेंडेंट है, कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, तो उनकी क्या हो रही है, मतलब पानी अवेलेबल एक्सेसिबिलिटी नहीं हो रही उनकी, ठीक है। तो ये पॉइंट किसका आएगा आपका, एक्सेसिबिलिटी में। अगला इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। अब देखो सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, केप टाउन में जब पानी कम हुआ था ना, तो वहां पे क्या देखा गया था कि जो अमीर लोग हैं वो तो कैसे भी अपना जुगाड़ करके पानी फिर भी ले आए थे, लेकिन गरीब फिर मर गया वहां पे। ड्यूरिंग द केप टाउन सीवियर ड्रॉट वेल्थियर पॉपुलेशन हैज बेटर एक्सेस टू द वाटर रिसोर्सेज व्हाइल द पुअर कम्युनिटीज फेस स्ट्रिक्टर वाटर रेशनिंग एंड लिमिटेड एक्सेस। तो पानी जो भी अवेलेबल है उसमें भी जो गरीबों को क्या होता है, कम एक्सेसिबिलिटी होती है। तो सोशो इकोनॉमिक फैक्टर भी आते हैं, पहले इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल किया, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर फैक्टर किया आपने, ठीक है। थर्ड आपने क्या किया, सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। और कई बार क्या होता है, कल्चरल एंड सोशल बैरियर भी होते हैं, जैसे इंडिया में अगर मान लो कास्ट सिस्टम हो गया उससे, ठीक है ना। इन सम रूरल एरियाज ऑफ इंडिया कल्चरल नॉर्म्स एंड सोशल प्रैक्टिसेस रेस्ट्रिक्ट वाटर एक्सेस टू रिसोर्स फॉर विमेन मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज लिमिटिंग देयर एक्सेस टू क्लीन वाटर, एग्जांपल रूरल इंडिया। तो अब आपने बताया कि पानी उस गांव में है लेकिन कई लोगों को मना कर रखा है, आप इससे ज्यादा पानी नहीं लोगे, उनकी एक्सेसिबिलिटी रोक दी है। तो अवेलेबिलिटी बताया कैसे कम हो रहा है, और एक्सेसिबिलिटी, दोनों को अलग अलग डील किया है। और क्योंकि छोटा क्वेश्चन था 10 मार्क्स का, इसलिए फिर एक छोटा सा कंक्लूजन कर दिया कि एड्रेसिंग दीज इशू रिक्वायर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी। ऐसा आप हमेशा बोलोगे कि जब भी कोई इशू वाला प्रॉब्लम है, या तो फिक्स बता दो 1 2 3 4 5 ये पॉइंट है, अगर पॉइंट याद नहीं आ रहे तो बता दो कि भाई इनको कॉम्प्रिहेंसिव डील करना पड़ेगा, जिसमें सारी चीजें हम लगाएंगे। जैसे क्या क्या लगाएंगे, इंप्रूव्ड वाटर मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, पोल्यूशन कंट्रोल करेंगे, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, इंटरनेशनल कोऑपरेशन करेंगे, ठीक है, टू एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ एंड एक्सेस टू फ्रेश वाटर। जो क्वेश्चन वाले टर्म्स हैं वो भी एड्रेस कर दिए, और जो प्रॉब्लम्स थी उन सारों को अपने यहाँ लिख दिया कि हम इन सबको क्या करेंगे, एड्रेस करेंगे। इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें दो बातें सीखने वाली थी, पहली बात तो जो कंपोनेंट है वो सारे एड्रेस करने, अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सेस टू, दूसरा आपने एक मैप बनाना है जो आपके आंसर को अलग करेगा, ठीक है। तीसरा क्या सीखा आपने कि सिलेबस से पॉइंट लिंक किया है कि ज्योग्राफिकल रीजन है, क्लाइमेट चेंज रीजन है, पॉल्यूशन है, अर्बनाइजेशन है, ये सारे हमारे ज्योग्राफी के टॉपिक है। तो सिलेबस से हम पॉइंट जनरेट कर सकते हैं अपने आंसर के। और कीवर्ड्स भी उसी पेपर के होंगे जिस पेपर का क्वेश्चन पूछा गया, सोसाइटी का तो सोसाइटी कीवर्ड, ज्योग्राफी का ज्योग्राफी कीवर्ड्स, ये बात ध्यान रखिए। एक चीज मैं आपको जो बताना चाह रहा था वो ये है कि आप कोशिश करो, वहाँ पे एग्जामिनर का टाइम नहीं होता है इतना क्वेश्चन पढ़ने का ना, तो आपको ये ट्राई करना है, जब आपका आंसर का स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, ये आपकी अगर शीट है, ठीक है, इधर मार्जिन होते हैं आपके, बीच में आप लिखते हो। तो पहले तो जैसे यहाँ पे लिखा आंसर, उसके बाद 1 2 3 लाइन में ब्रीफ सा क्या लिखोगे आप, इंट्रो, ब्रीफ, ठीक है। फिर जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है, जैसे कि सब हेडिंग जो है अवेलेबिलिटी ऑफ, जो भी सब हेडिंग आएगी उसको क्या करोगे, बॉक्स में डालोगे, ठीक है। फिर अपना आंसर लिखोगे पूरा, मतलब पॉइंट नंबर 1 2 3 5 जो भी थे 7 8 पॉइंट लिखे ना। और इसमें ये बात याद रखना, जैसे पॉइंट नंबर 1 लिखा, फिर आपने लिख दिया एग्जाम्पल, पॉइंट नंबर 2 मैंने कहा था ना एग्जाम्पल सबसे सोल्व करना है, एग्जाम्पल, पॉइंट नंबर 3 ये पूरी बातें लिखी, एग्जाम्पल, ये हो गया। फिर अगला आ जाएगा आपका बॉक्स बनेगा, ठीक है, उसमें क्या लिखोगे, एक्सेस टू, दो थे ना, अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सेस टू, फिर क्या आएगा 1 2 3 पॉइंट, और लास्ट में क्या आ जाएगा अगले पेज पे कर के कंक्लूजन। लेकिन मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा था, इसमें दो चीज दिखा रहा था मैं, कि इसमें भी कुछ पैटर्न मैंने ड्रॉ किए हैं। वो क्या पैटर्न ड्रॉ किए हैं, जब भी मैंने सब हेडिंग बनाई है तो मैंने रेक्टेंगल बॉक्स में बनाई है, जब भी मैंने एग्जाम्पल बनाया है तो मैंने उसको सर्कल में बनाया है। ये क्यों कर रहा हूं मैं, जब वो कॉपी चेक कर रहा होगा ना एग्जामिनर, जब उसको सर्कल दिखेगा तो समझ जाएगा बच्चे ने एग्जाम्पल लिखा है। जब वो बॉक्स एक दो क्वेश्चन समझ जाएगा कि बॉक्स है ना सब हेडिंग है क्वेश्चन वाली,
ऐसे पैटर्न आपको बना के देने एग्जामिनर को, तब उसके लिए काम आसान होगा। इस लेवल पे जा चुके हैं बात। अब तुम सोचोगे सीधा लिख के आओगे तो नहीं मिलेगा काम, मतलब इतना तुम्हें काम आसान करना पड़ेगा एग्जामिनर का। कई लोग एक टॉपर थे, वो ऐसे लिखते थे एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम्पल में ट्राइंगल बना देती थी, समझ रहे हो। तो अब जब भी ट्राइंगल आएगा मैं समझूंगा इस लड़की ने एग्जाम्पल लिख दिया, चाहे मैं एग्जाम्पल नहीं पढ़ू अंदर का क्या है, समझ रहे हो बात को। तो ये है फर्क, वो एग्जामिनर के साइक से खेलना है आपको। और नंबरिंग क्यों कहता हूँ बार बार, कई बच्चे करेंगे बुलेट 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 बुलेट, आपने 7-8 बुलेट बना दिए, एक 1 2 3 4 5 8, अरे यार 10 नंबर क्वेश्चन में 8 पॉइंट लिख दिए, नंबर दे दो। साइकोलॉजी पढ़ते सभी हैं, अब मैं इस क्लास में सबको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, सभी को टेस्ट लिखवा दूंगा, ठीक है, सभी से पूछ भी लूंगा, लेकिन सिलेक्ट तो फ्यू कुछ ही होंगे ना। वो कहीं ना कहीं वो डिफरेंट काम करते हैं उस चीज को, वो कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी से काम करते ही हैं। बार बार मैं ये बोलता हूँ, इफ यू डोंट हैव कॉम्पिटिटिव एज, इधर डेवलप इट और डोंट कम्पीट। टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करो अपना, तुम बहुत अच्छा जीवन है, आराम से बेड पे सो सकते हैं, क्यों परेशान होना है लाइफ में। भाई स्ट्रगल तो तुम्हारी लाइफ में है नहीं, ऐसा तो है नहीं, स्ट्रगल थोड़ी करो तुम, घर वाले अच्छे फैमिली रोटी पानी तुम्हें दे ही देंगे, स्ट्रगल नहीं है तुम्हारी लाइफ में। हाँ हार्ड वर्क और डेडिकेशन करना है तुम्हें, जो मैं कहता हूँ हार्ड वर्क और डेडिकेशन करना पड़ेगा, अगर तुम्हें अपना बेटर फ्यूचर और करना है, या अपने एस्पिरेशंस को जीना है, या अपने एम को अचीव करना है। बाकी ये तुम यहाँ बैठे हो तो स्ट्रगल नहीं है, मतलब रोटी कपड़ा मकान छत उसकी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, वो उसको होता है स्ट्रगल, कि आज रात को रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी, छत है कि नहीं, वो नहीं है तुम्हारी लाइफ में, स्ट्रगल नहीं है कुछ भी। वो तुम्हें भगवान ने दे दिया, अच्छे पेरेंट्स है तुम लोग, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारा। अब तुम्हें देखना है तुम्हारी बेटर लाइफ करनी है नहीं करनी, वो चॉइस है तुम्हारा, तुमने चॉइस की है अपने कि मेरे को आईएएस बनना है, मेरे को करियर इसमें सिविल सर्विस में अपना परस्यू करना है, तो उसके लिए एफर्ट करने पड़ेंगे, और वहाँ पे लोग एफर्ट कर रहे हैं तो तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है। कई लोग का ये होता है नहीं चल आई विल बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग, वो भी एक अपनी अप्रोच होती है, सिविल सर्विस तुम्हें एक अप्रोच दे देगी, तुम 7-8 साल तैयारी करके बेटर मेरिट बन जाओगे, ठीक है। पेपर क्लियर करने के लिए लेकिन टफ चाहिए, अपने को टफ होना पड़ेगा, ठीक है ना। हालांकि कर रहे हो अच्छी बात है, तुम डेडिकेटली कर रहे हो, और उसको करो, कंटिन्यू करो, ठीक है।